राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि जायसवाल ले आया हूँ तहखाने के किताब का पार्ट 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृपया इस वीडियो को अकेले में ना सुने। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कैसे समृद्धि उस तहखाने के नीचे चली जाती है। वहाँ के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। फिर वहां पर महाराज जी पहुंच जाते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं। फिर आगे बड़ी मुश्किल से पकड़कर सीढ़ी चढ़ाकर बाहर निकाला था महाराज जी ने समृद्धि को। उसके बाद डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठाकर जल्दी से गुनगुना दूध लेकर आए थे। तब तक समृद्धि थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी। महाराज ने उसके आंसू पोंछे अपने ही तौलियों से, जैसे बचपन में करते थे, और बोले, इसे पियो बिटिया, तबीयत थोड़ी ठीक लगेगी। मैं तो आपको ढूंढता बगीचे में जा रहा था, इतने में आप के चिल्लाने की आवाज आई। तहखाने के ऊपर का दरवाजा खुला था। मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई कि आप नीचे ही गए होंगे। गुनगुना दूध पीकर समृद्धि की जान में जान आई। रतन महाराज ने उसे देखकर सोच रहे थे, यह बिटिया हमारी अभी भी वैसी ही नाजुक तबीयत की है, यह पता नहीं कब ठीक होगी। उन्होंने महाराज के आलू का पराठा हम नहीं खाएंगे, हमें यह बस दूध ही काफी है। यह बताइए महाराज जी, आपको पता था ना तहखाना है? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। उसके सामने वाली कुर्सी पर महाराज जी बैठ गए। आलू का पराठा सामने ही रखा था। महाराज जी उसके बात करते करते एक एक कौर तोड़ते गए और उसके मुंह में डालते गए। बातें करना उन्होंने जारी रखा, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में समृद्धि को बहलाकर फुसलाकर कहानी सुनाकर खिलाया करते थे। अरे मुझे कोई बताएगा बिटिया रानी? वह तो शादी के जाने से पहले साहब और मैम बातें कर रहे थे और मैं उनका खाना परोस रहा था। तब थोड़ी सी बात मेरे कान में गई थी। रतन महाराज अभी भी आलू पराठे कौर तोड़ते जा रहे थे और समृद्धि के मुंह में डालते जा रहे थे। महाराज जी आगे बोलिए। अरे मैम साहब कह रहे थे अभी शादी में जाना है, अभी रहने दो। इतने सालों का बंद तहखाना, उसमें तो साफ सफाई करनी जरूरी है। शादी के आने के बाद मजदूरों को बुलवाकर और फिर उसकी साफ सफाई करा देंगे और देख लेंगे कि अंदर क्या है क्या नहीं है। इसके जवाब में मैम साहब ने कहा कि फिर मैंने भी बोला, ताला खोल दिया। साहब बोले कि ठीक है, बुरा क्या है, अपन तो रह रहे हैं घर में ही, कभी देख लेते हैं क्या है। अभी तो शादी में जाने की तैयारियां करो। हाँ, आपने पूरा पराठा क्यों खिला दिया महाराज मुझे? टेबल पर हाथ पटक कर समृद्धि जी महाराज से बोली थी। महाराज जी मुस्कुराहट प्लेट पे लेकर रसोई घर में चले गए। समृद्धि वहीं बैठी सोच रही थी कुछ। यह वीर भी ना पता नहीं कितने दिनों तक ड्यूटी से आएंगे। मम्मी पापा को तो आने भी देर हो रही है। उस तहखाने का रहस्य ढूंढना ही पड़ेगा। डायरी रात को पढ़ेंगे और माई और पुष्पा दीदी जाएंगी, नहीं तो इन सारे लोगों के सवालों का जवाब देते देते पागल हो जाऊंगी। अपने रणवीर पति को आमतौर पर वीर कहकर ही संबोधित करती थी समृद्धि। पीछे बगीचे में टहलने और उद्देश्य के फिर बगीचे में गई। माली भैया काम शुरू कर चुके थे। सब्जी की क्यारियां मानो मुस्कुरा रही थी। वह सब्जियां देखते देखते बिल्कुल पीछे तक चली गई थी बागीचे में। यह कैसी आवाज है? कौन रो रहा है? उसके पांव वहीं ठिठक गए थे। वहीं खड़ी खड़ी समृद्धि खूब ध्यान से सुनने लगी। सच में किसी की रोने की आवाज तो कहीं से आ रही है। लगता है बहुत दबी दबी घुटी घुटी सी आवाज में कोई रो रहा था। माली भैया सुनिए तो, कोई रो रहा है क्या इस तरफ से? समृद्धि करीब करीब दौड़ी माली भैया के पास। मुझे तो रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है बिटिया। हाथ में काम रोककर काफी देर तक ध्यान से सुनने के बाद माली भैया बोले, आप यहाँ आइए माली भैया, यहाँ आइए। माली भैया का हाथ पकड़कर वह बागीचे की आखिरी छोर तक ले गई। वहां भी माली भैया को किसी की रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। समृद्धि भी हैरान थी। अब उसने रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे सुनाई पड़ रहा था माली भैया, कोई रो रहा था यहाँ पर। बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर समृद्धि
ने मालिक भैया को कहा था, पीछे तो बस जंगल है बिटिया रानी, और काफी दूर तक एक गांव है। कोई रोएगा तो अपने घर रोएगा, अपन के घर के पास कोई आकर क्यों रोएगा बिटिया रानी। माली भैया अपने काम में लग गए थे, पर अभी तक समृद्धि को यकीन था कि कोई रोने की आवाज आ रही थी। वो टहलने टहलने फिर पीपल के पेड़ के पास गई। उसे आज भी आश्चर्य हो रहा था कि एक बार तना सीमेंट से बंधवाने के बाद थोड़ी नाली के समान जगह छोड़कर दोबारा अर्धचंद्राकार रूप में बंधवाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी गुप्ता जी को। अब समृद्धि को उस अर्धचंद्राकार जगह पर बैठ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह पांव हिलाकर बगीचे के देखती जा रही थी। माली भैया अपने काम में लगे थे। रसोई घर से अच्छी सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी। फिर वही आवाज, क्या है, कौन रो रहा है। उसे लगा कि कोई नाली के पास पीपल के जड़ के से रोने की आवाज आ रही थी। वह जल्दी से उठकर माली भैया के करीब आ गई। उसे वहां रोने से आवाज आ रही थी। समृद्धि मन में सोच रही थी कि वह किससे कही यह बातें। रतन महाराज, माली भैया, माई और पुष्पा। दीदी कहेगी तो दीदी उसे पागल समझ बैठेगी। उसे फिर अपने पति रणवीर की याद आई। कुछ ना कुछ समाधान वीर अवश्य निकालते, पर अब क्या करे। किसी को यह बात न बताकर चुपचाप रह जाना ही समृद्धि ने उचित समझा। वीर 2-3 दिन में आ जाएंगे, तब उसे ही बताएंगे। समृद्धि का सारा दिन ऐसे ही असमंजस में बीत गया था। उसे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो बात है। वह वीर को सहायता से पता लगाकर रहेगी कि यह रोने की आवाज लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद होना, हवा एकांक चलना, जबकि तहखाना में कोई लड़की ही नहीं थी। इस मकान में कुछ गड़बड़ है। सामान्य दिनों की तरह हर दिन भी बीत गया। समृद्धि का और रात आ गई। खाना पीना निपट कर समृद्धि अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में उसे आवाज आई। जब रतन महाराज ने आगे के और पीछे के दरवाजे पर ताला लगाया, जब तक उसके मम्मी पापा और वीर घर नहीं आ जाते। यह तय था कि रतन महाराज और माली भैया बैठक के कमरे के कालीन पर ही सोएंगे। निश्चिंत थी समृद्धि। थोड़ी देर में माई और पुष्पा दीदी भी आ गई उसके कमरे में। थोड़ी ही देर में माई और पुष्पा दीदी भी आ गई उसके कमरे में। माई, थोड़ी देर अगर मैं टेबल पर लैंप जलाकर पढ़कर कुछ रोशनी की वजह से आपको सोने में दिक्कत तो नहीं आएगी। सभ्यता सहित उसने माई से पूछ लिया था। अरे बिटिया, आप तो पढ़ो और हम और पुष्पा बात करते हैं, 5 मिनट में ही सो ही जाएंगे। माई मुस्कुराकर बोली थी। पुष्पा के बाजू में लेट गई थी। अपने बिस्तर पर पलंग के ऊंचे वाले हिस्से पर तकिया टिका कर बैठ गई थी। समृद्धि घुटने तक एक चादर ढके लिया था। टेबल लैंप के माध्यम पर रोशनी सिर्फ उसी पलंग पर ही आ रही थी। पूरा कमरा वैसे ही अंधेरे में डूबा था। उसने हाथ में वह किताब निकाली थी जो लाइब्रेरी से लिया था। बड़े ध्यान से समृद्धि उस किताब के ऊपर हाथ फेर रही थी और देख रही थी। मोटी जिल्द की किताब थी। वह बड़े आहिस्ता से अपने मोटे कवर को पलटा। पहले पन्ने के बीच में किसी का नाम लिखा था। स्याही इतनी पुरानी होकर फैल गई थी कि बिल्कुल स्पष्टता से यह क्या लिखा है। पन्ने भी पुराने होने की वजह से पापड़ की तरह चुर चुर कर रहे थे। थोड़ी ही असावधानी से पन्नों का छोटा सा टुकड़ा पापड़ की तरह हाथ में आ जाता था। कितनी पुरानी नोटबुक है, यह क्या पता किसने इस पर लिखा होगा। पलट कर देखती हूँ क्या लिखा है। धीरे से समृद्धि ने पहला पन्ना पलटा था। दूसरे पन्ने पर लिखा था। पूरा पन्ना भरकर था, परंतु स्याही फैलने की वजह से सब कुछ स्पष्ट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि लिखने वाले की हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। बिल्कुल एक ऐसी जैसे अक्षर दूसरे पन्ने पर भी खूब प्यार से उसने हाथ फेरा था। क्या पता लिखने वाले
ने बहुत लिखा था। समृद्धि ने धीरे से वह नोट बंद करके अपनी ढोड़ी पर रख लिया। वह सोच रही थी, गुप्ता जी के घर में कोई तो किताबों का प्रेमी था। स्वयं गुप्ता जी अगर किताबों के प्रेमी होती तो घर छोड़ने से पहले कुछ समेटते या ना समेटते, अपनी किताबों को अवश्य ही व्यवस्था करके साथ में ले जाते। एकाएक उसे एक अंधेरे में एक पलंग के पर याद में कोई खड़ा था, जिसकी सिर्फ वहां पर आकृति उसे दिख रही थी, पूरी सफेद परंतु इतना पारदर्शी कि कमरे के पीछे चीजें भी उसे आर पार दिख रही थी। वहां कौन है? समृद्धि घबराकर सीधी होकर बैठ गई थी। उसे गर्दन घुमाया तो पाया कि माई और पुष्पा दीदी की थकान भाई हावी हो गई थी और वह दोनों भी गहरी नींद में सो रही थी। दरवाजा बंद था और बैठक के माली भैया और रतन महाराज भी गहरी नींद में थे। रतन महाराज को आगे पीछे दोनों दरवाजे का पर ताला लगाते हुए खुद देखा था। तुम अंदर आए कैसे? आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में डर नहीं, थोड़ा गुस्सा था। इस शरीर में मुझे बंद दरवाजा आर पार करने या दीवारों को आर पार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक महीन पतली आवाज में कुछ देर बाद उत्तर दिया था। समृद्धि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है, पर है कोई महिला ही। मेरे पास क्यों आई हो? समृद्धि थोड़ी घबरा जाने के कारण उसका स्वर थोड़ा नरम था। अपने अनजाने में ही समृद्धि के कमरे में दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून चबाने लगी थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। मैं दिन में रोशनी में तुमसे बात नहीं कर सकती थी। तुम कौन हो? जब मैं जीवित थी तो लोग मुझे बाबूलाल गुप्ता की बिटिया मीना के नाम से जानते थे। लाइब्रेरी में जब मैंने तुम्हें देखा, तुम कितने प्यार से मेरी किताब को निहार रही थी। मुझे लगा कि तुम मेरी तरह किताब को पसंद करती हो, तुम मेरा ही काम बना सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम डरो मत, बात सुनो तो सही। समृद्धि को बहुत बुरा लगा। उसकी आवाज में बहुत करुणा थी। विनती भरे उसके स्वर ने समृद्धि की तकनीक आश्वस्त किया था और वह हिम्मत करके चुपचाप बैठ रही थी। पुष्पा दीदी और माई की नींद बिल्कुल भी नहीं खुली। बेहोशी की नींद सो रही थी दोनों। ना ही बैठक के कमरे में रतन महाराज और माली भैया को यह आभास हुआ कि समृद्धि के कमरे में समृद्धि किसी से बात कर रही है। समृद्धि को चुप्पी मीना का शायद सहमति समझा और उनसे बोलना शुरू किया। माता पिता की इकलौती संतान थी मैं। मेरी माँ के घर से गृहस्थी और पूजा पाठ फुर्सत नहीं थी। पिताजी को ऑफिस और ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं थी। माँ मुझ पर कड़ी नज़र रखती थी। कौन आ रहा है, सहेली कौन है, मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, इस इतने अनुशासन भरे वातावरण में मेरे घर में आना और मुझे सहेली बनाना कोई पसंद नहीं करता था। मैं बहुत अकेली हो गई थी। ऐसी घुटन भरे वातावरण में मेरी किताबें, घर में मेरे साथ निभाने वाली मेरी कॉलेज की एकमात्र मेरा साथी था रमन। साउथ से कहीं पढ़ने आया था और यहाँ किसी पाइनिंग गेस्ट पर रहता था। उसे भी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक। अब समृद्धि को डर की जगह उत्सुकता हो रही थी कि यह अशरीरी शक्ति अब क्या कहानी सुनाएगी। उसने दोनों घुटने पर करके अपना चेहरा घुटनों पर रख दिया था और वह उस पारदर्शी साई की तरह दिखने लगी थी। बीच बीच में मैं सोती हुई माई और पुष्पा दीदी की तरफ देख लेती थी। उसे हिम्मत आ जाती थी कि कोई तो उसके साथ इस कमरे में जिन्हें बुलाने पर उठकर आ जाएंगे। हम अवसर कॉलेज में लाइब्रेरी में मिला करते थे। घंटों अपने सामने किताब रखकर एक दूसरे से बातें करते थे। जिंदगी में सपने सजाया करते थे। एक दूसरे की उम्र भर साथ देने का वादा करते थे। महीन आवाज में की हंसी तरह लहर अपने कमरे की दीवारों से टकरा रही थी और समृद्धि अवाक होकर उस पारदर्शी छाया को देख रही थी। धीरे धीरे उस आवाज को, उस हंसी की लहर को रुदन में परिवर्तन होते समृद्धि सुन रही थी। वह दबी दबी सी, घुटी घुटी सी रोने की आवाज
वह बेबसी का रुदन भी दीवारों को टकराकर समृद्धि तक लौट रहा था। समृद्धि को एक बात परेशान कर रही थी कि यह दबी दबी घुटी घुटी सी रोने की आवाज पीपल के पेड़ की जड़ से क्यों आ रही थी। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले दिन फिर इसका अगला पार्ट आएगा। पार्ट 3 में मिलते हैं। धन्यवाद।